हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी सेकेंड ईयर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मैटर वेव के बारे में बताया। आज हम आपको नया टॉपिक कंडीशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन के बारे में बताएंगे। बोहर ने जो हमें एक इक्वेशन दी वह कौन सी दी ये बताएंगे। बोहर ने बताया कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होते हैं वह चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकते हैं। जो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, जिनको उनकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण मल्टीपल या पूर्ण गुणज हो, अर्थात जो हमारा फॉर्मूला आएगा I ओमेगा इक्वल टू h/2π, वेयर I इक्वल टू हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, तथा ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होती है। हम जानते हैं I इक्वल टू mr² होता है तथा ओमेगा इक्वल टू b/r होता है। हम इन दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे, तब mr² इंटू b/r इक्वल टू mh/2π। अब हम इसमें इस वाले एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल कर देंगे, तब mrb इक्वल टू nh/2π। यही हमारा कंडीशन हुई बोहर क्वांटाइजेशन की। अब इसका हम बोहर के द्वारा डी ब्रोगली के द्वारा इसका डेरिवेशन बताएंगे। इसका डेरिवेशन बोहर क्वांटाइजेशन का डेरिवेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन। इसमें बोहर ने हमें क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं जो इस बात को बोहर समझा नहीं पाए। इस बात को जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने समझाया। डी ब्रोगली ने बताया कि उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो वह अप्रगामी तरंग बन जाती हैं। तो अप्रगामी तरंग क्या होती हैं? जब दो तरंगें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद वह उसमें नोड तथा एंटी नोड बनते हैं, वह तरंगें अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो वह उसमें अप्रगामी तरंग बन जाती हैं। अतः अप्रगामी तरंगों में एनर्जी का जो रेडिएशन होता है वह नहीं होता है। अप्रगामी तरंग में एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है, इसीलिए इन ऑर्बिट्स में भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। इसलिए जब अप्रगामी तरंगें बनती हैं, जब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमता है तब अप्रगामी तरंग बनती हैं, और जब अप्रगामी तरंगों में एनर्जी का जो रेडिएशन होता है वह नहीं होता है, तब इन ऑर्बिट्स में भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। तब डी ब्रोगली ने हमें बताया कि ऑर्बिट्स की जो परिधि का मान होता है, ऑर्बिट की परिधि क्या होती है? 2πr। परिधि का जो मान होता है वह तरंगदैर्घ्य के पूर्ण मल्टीपल के बराबर होता है।
तरंग दैर्घ्य क्या होती है हमारी लैम्डा, उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसमें हमने अभी बताया जो वेव्स होती हैं उनकी जो परिधि है 2πr वह होती है पूर्ण गुणज तरंग दैर्घ्य। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा जो होती है तरंग दैर्घ्य, जैसा कि हमने इससे पहले डेरिवेशन में बताया था, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तब हमने इसकी जो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करी, तब 2πr इक्वल टू n h/mv। यहाँ पर हमने mv इधर ले गए और 2π इसके अपॉन में ले आए, तब हमारी जो इक्वेशन आई mvr इक्वल टू nh/2π। यह है हमारी बोहर की जो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, जिसे डी ब्रोगली की इक्वेशन से हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π। यही इक्वेशन बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन की है। इसमें जो अप्रगामी तरंग बनती है वह इस प्रकार बनती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली द्वारा जो हमारी फेज वेलोसिटी क्या आएगी। डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई भी पार्टिकल बी वेलोसिटी से चलता है, जब कोई पार्टिकल बी वेलोसिटी से चलता है तो उससे एक वेव जनरेट होती है, उससे एक वेव बनती है। तब जो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी वह h/लैम्डा इक्वल टू h/mv होगी, जैसा कि हमने अभी पहले बताया था। यदि वेव का प्रोपेगेशन कांस्टेंट k हो, तब k की जो वैल्यू आएगी k इक्वल टू 2π/लैम्डा होगी। तब ऑन अप्लाई वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब हमने इस वाले k की वैल्यू में हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तब लैम्डा की वैल्यू क्या थी h/mv। यहाँ पर हम पुट करेंगे, तब k की वैल्यू जो आएगी k इक्वल टू 2πmv/h। हमने इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तब यदि पार्टिकल की एनर्जी E हो, यदि पार्टिकल की एनर्जी E हो और इससे बनी वेव की फ्रीक्वेंसी म्यू हो, जब पार्टिकल की एनर्जी E है और उससे बनी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तब प्लांक के क्वांटम थ्योरी से, जो प्लांक ने जो क्वांटम थ्योरी दी, उससे E इक्वल टू h म्यू, जो एनर्जी होती है E इक्वल टू क्या होती है h म्यू होती है। इससे म्यू इक्वल टू h/e। तो हमने यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, तब जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है तब ओमेगा की जो वैल्यू आती है ओमेगा इक्वल टू 2π म्यू होती है, 2π म्यू। तब हमने म्यू की जो वैल्यू अभी निकाली थी वह E/s थी। इसमें हमने म्यू की वैल्यू जो है वह पुट कर दी, तब हमारी ओमेगा इक्वल टू y 2π E/h। यह है हमारी वैल्यू ओमेगा की। अब आइंस्टीन की इक्वेशन से हम जानते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन से E इक्वल टू mc² होता है, जिसमें जो E की जो वैल्यू है वह हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करी, ओमेगा इक्वल टू 2π E/h। तब हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2π mc² h आ गई। तब फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से, फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फेज वेलोसिटी को हम bp से डिनोट करते हैं, bp इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, bp इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। अब हम यहाँ पर
हम पर ओमेगा की वैल्यू ये वाली आई, हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी थी और इक्वेशन नंबर अब 2 है, इन दोनों से बीपी की जो वैल्यू है वह निकालेंगे। बीपी इक्वल टू 2 पाई mc स्क्वायर अपॉन एच, यह है हमारी ओमेगा की वैल्यू है, और के की जो वैल्यू आएगी हमारी वह आएगी अपॉन में 2 पाई एम वी अपॉन एच। अब हम इस वाली टर्म को उल्टा करेंगे, तब इस वाले s से h कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई और m से m, तब जो dB की जो वैल्यू आएगी हमारी वह c स्क्वायर अपॉन b। यह हमारी फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी जो पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, इसीलिए इस सूत्र से जो हमें फेज वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी। जो लाइट की वेलोसिटी से कम होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट से हमारी जो फेज वेलोसिटी होगी वह ज्यादा होगी। तब हम यहाँ लिखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है।